हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 14 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है तुलाल राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। तो वो शैली है केरल के, यानी मैं आपको बता दूं कि केरल में काकरसी काली नृत्य यानी कि तिरुवनंतपुरम जिले के कुरवास में प्रचलित है। और केरल में डप्पू काली नृत्य को डप्पू काली कहा जाता है, क्योंकि नृत्य में एक प्रकार का वाद्य यंत्र डप्पू का उपयोग किया जाता है। जिसके अतिरिक्त केरल के अन्य लोक नृत्य इस प्रकार जैसे संपम ठोल, काविदोट्टम, भद्रकाली, थुल्लल, बेलाकाली, कोमल थुल्लल, इस तरह के बहुत सारे नृत्य हैं जो कि यहाँ के प्रमुख हैं। अगला है मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में, यानी मेगुटी मंदिर है जो कि कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और यह चालुक्य वास्तुशैली में से निर्मित एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है और इसे 1934 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री द्वारा बनवाया गया था। पैगंबर मुहम्मद ने शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो उन्होंने इसकी स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में की थी, यानी कि पैगंबर मुहम्मद 570 से लेकर मुहम्मद जो थे 570 से लेकर के 632 ईस्वी तक, ठीक है, 632 ईस्वी तक इस्लाम के संस्थापक थे। और इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्य वक्ता और ईश्वर के लंदेशवाहक थे, जिन्होंने इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं, जो कि पहले आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसाई और अन्य इसी तरह से बहुत सारे शिक्षकों की पुष्टि करने के लिए किया गया था। घूमर राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। तो ये है राजस्थान की, यानी कि हम सबको पता है कि घूमर एक ऐसी नृत्य है जो कि राजस्थान में बहुत ही प्रमुख है और राजस्थान के लोग ज़्यादातर घूमर ही करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि राजस्थान का घूमर लोकप्रिय नृत्य में प्रसिद्ध है और चंग नृत्य की राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसके अतिरिक्त राजस्थान के अन्य लोक नृत्य इस प्रकार जैसे कालबेलिया, तेरताली, चड़ीगेर और पनिहारी, ये सब भी जो है राजस्थान के लोक नृत्य में शामिल है। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। तो उन्होंने स्थापना की थी मुहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक दूसरा शासक था। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक यानी कि 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक के 1351 ईस्वी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। स्थल मंडल लिथोस्फियर किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल स्थोनोस्फियर के ऊपर चला जाता है। तो ये चला जाता है सतह विवितरणिक, ठीक है, विवितरणिकी। तो ये जो है ये स्थल मंडल भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह सबसे ऊपरी पथरीली और चट्टान से निर्मित परत को कहते हैं। एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां न्यून विकास एवं बढ़ती मुद्रास्फीति का विचित्र संयोजन उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है। तो जो उच्च बेरोजगारी की दिशा में ले जाता है वो है मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बने शब्द स्टाइल, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बने एक शब्द है जो कि सेटगफ्लेशन है, जो कि मुद्रास्फीति की उत्पत्ति के लिए ब्रिटिश राजनीतिक लेन मैकलियोड ने जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने 1965 ईस्वी में इस शब्द का वहां से संसद अपने एक भाषण के दौरान गढ़ा है। ऐसी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं वो है मिश्रित यानी मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट में
आर्थिक योजना का मिश्रण है जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्व मिश्रण हो, जिसमें आर्थिक हस्तक्षेपवाद हो और मिश्रण मुक्त मार्केटों का सहित हो। यानी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। यूरोपीय फुटबॉल क्लब यानी कि सेल्टिक एफसी के लिए खेलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला खिलाड़ी मोहम्मद सलीम थे, जो कि उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी बने थे। और इन्होंने जो है, मोहम्मद सलीम कलकत्ता में एक भारतीय फुटबॉलर थे जो उस समय ब्रिटिश राज के हिस्सा थे। और सलीम को 1930 ईस्वी में, सलीम जो है 1930 ईस्वी में के दशक की मोहम्मदन एसबी टीम में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था और इसने कोलकाता फुटबॉल लीग को लगातार 5 खिताब जीता था। इन्होंने 5 लगातार खिताब जीते थे। निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो जो एक थे वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी। यानी कि श्याम पर 6 जुलाई 1901, ठीक है, को कोलकाता में 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ और उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा धनी थे और एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग मानना चाहते थे और उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। वहाँ का मुख्यमंत्री वजीरे आजम अर्थात प्रधानमंत्री कहलाता था। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में जनसंघ की स्थापना किया था। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था ग्रीस में। यानी कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ग्रीक भगवान जीवस के सम्मान में आयोजित किया गया था और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 1896 ईस्वी में, ठीक है, 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। प्रथम बार 1896 ईस्वी में ग्रीस में आयोजित किया गया था। निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जो गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है वो है हजारीबाग। यानी कि हजारीबाग झारखंड राज्य का एक छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और दामोदर और बराकर हजारीबाग जिले की प्रमुख नदियां हैं और यहाँ के लगभग 45% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है, जहाँ की चंदवारा और जिलिंजा यहाँ प्रमुख पहाड़ है। निम्न में से किसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो भारत पर, वह है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम की शुरुआती काल में उम्मद खिलाफत के लिए एक अरब में सिपहल सारा थे, ठीक है, और उन्होंने 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी इलाकों पर हमला बोल और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और यह अभियान जो है भारत के उपमहाद्वीप में आने वाला मुस्लिम राज का एक बुनियादी घटनाक्रम माना जाता है और इन्हें राजा दाहिर को रावण के युद्ध में पूरी तरह से जो है परास्त किया था। और मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो भी बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइए। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो जो 5 वर्षों से अधिक अवधि में कार्य किया वो है 5वीं। यानी कि सामान्यतः लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु विशेष परिस्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। जैसे भारत में 1976 ईस्वी में 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है वो जानी जाती है नागर, ठीक है, नागर। यानी वास्तुविदियों के अनुसार, ठीक है, वास्तुविदियों के अनुसार वास्तुकाल की 3 प्रमुख शैलियाँ होती है। जैसे नगर शैली, ठीक है, इस शैली के प्रसाद चौकोर आकार के होते हैं और दूसरा है द्रविड़ शैली, जो कि द्रविड़ शैली एक ऐसी शैली के है जो कि प्रसाद के आयताकार होते हैं और तीसरा है वेसर शैली, इस शैली के प्रसाद गोलाकार होते हैं, ठीक है।
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो इसका गठन उन्होंने 1939 ईस्वी में किया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी भट्टाभी सीतारा मोया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और 1 मई 1939 को उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अगला है हमारी आकाशगंगा की आकृति है। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति जो है वो है सर्पिलाकार, ठीक है, सर्पिलाकार। अगला है किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो वो प्राप्त किए थे मल्लल के, ठीक है। यानी कि हिरनायती के तट पर कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ, ठीक है। और बौद्ध परंपरा में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उस समय कुशीनारा में मल्लों का शासन था। निम्नलिखित संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कबीर, नामदेव, मीराबाई और नानक, ठीक है। तो जैसे मैं आपको संतों की तिथि जो है, जैसे नामदेव, ठीक है, नामदेव जो थे वो 1270 ईस्वी से 1350 तक, ठीक है, 1350 तक। और उसके बाद कबीर जो थे, कबीर इन्होंने 1456 से 1575 तक, ठीक है, 1575। उसके बाद नानक जो थे, नानक 1469 और 1538, ठीक है, 1469 और 15। उसके बाद मीराबाई, तो मीराबाई जो थी 1498 से 1547, ठीक है। यानी कि अब हम इन्हें सही से दर्शाएं तो मैं आपको बता दूं कि वो होंगे 2, 1, 4, 3, ठीक है। धान्यों की खेती, ठीक है, धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो जो प्रारंभ हुई थी वो था नवप्रस्तर काल में। यानी नवप्रस्तर काल जो कि 9500 BC के लौह निर्मित औजारों यंत्रों के द्वारा धानों, गेहूं, जौ आदि इस तरह की खेती की क्या शुरुआत हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता के पूर्व इन दो देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को, ठीक है, को ऐतिहासिक दासकंद समझौता हुआ था। भारत में ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है तापीय, ठीक है। यानी कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है और जो कि थर्मल एनर्जी है। और इसके पश्चात क्रमशः जल विद्युत एवं आणविक विद्युत ऊर्जा का भी स्थान आता है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का योगदान लगभग 70% है, ठीक है। इसका योगदान जो है 70% है। दुर्बल मुद्रा किसे कहते हैं? तो दुर्बल मुद्रा जो है उसे हम लोग कहते हैं ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ठीक है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। और यह अपनी तरह की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है जो कि यूजीसी द्वारा 1991 ईस्वी में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। डीम्ड विश्वविद्यालय का भी इसे दर्जा दिया गया था 1991 ईस्वी में, ठीक है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे जो है वो बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेरमपुर, ठीक है। यानी रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरमपुर यानी चेन्नई में है। और इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में
में की गई थी। और अन्य कंपनियां जैसे भारत अर्थ, जैसे इसमें और भी कंपनी है जैसे भारत अर्थ मूवर्स लीग बेंगलोर, जेसप एंड कंपनी कोलकाता तथा रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है वो नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुचेलपुरम नामक ग्राम में प्रारंभ हुई कुचिपुड़ी नृत्य शैली तमिलनाडु के भागवत मेला नाटक शैली के समान ही प्रमुख नृत्य नाटिका है। और यह शास्त्रीय नृत्य भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है। और इसका उद्देश्य है वैदिक एवं उपनिषदों का धर्म एवं आध्यात्म का प्रचार करना। और यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है। पुस्तक दी एंचेंटर्स ऑफ फ्लोरेस किसने लिखी है? तो ये जो है वो लिखी है सलमान रुश्दी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बहुचर्चित पुस्तक दी एंचेंटरेस ऑफ है फ्लोरेंस, ठीक है, सलमान रुश्दी ने लिखी। और इसका जो है इन्होंने बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं। निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वो है, मैं आपको इनका नाम बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है। तो इनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। और लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कटरीना नाम दिया गया है, तो कटरीना नाम जो है वो दिया गया है प्रभंजन को, प्रभंजन यानी हॉरिसेन को। बालपाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। बालपाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो ये प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के, यानी कि कांग्रेस पार्टी के ये प्रमुख नेता थे जो कि बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्भ दलीय नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कांग्रेसीय नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा भी किए थे। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो है विपक्षी दल का नेता। यानी मैं आपको बता दूं कि जो एक प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन के रूप में ज्ञात लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और 1967 ईस्वी में जो है स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था, वो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेटल हेलेंस कहाँ स्थित है? ठीक है, सेट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेट हेलेंस जापान में फ्यूजीनामा तथा फिलिप्स के माउंट ताल पर टेपान आदि ज्वालामुखी पर्वत पर स्थित है। त्रिपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों की निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो जो निर्यात के लिए प्रसिद्ध है वो है पुणे एवं सूती वस्त्र। यानी कि तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर के निकट स्थित त्रिपुर नगर बने हुए, ठीक है, त्रिपुर नगर। और यहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो जो नहीं बहती है वो है मलेशिया। यानी कि मैं आपको बता दूं कि
एशिया महादेश की विशाल नदी मेकॉन्ग मध्य तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एवं वियतनामा इससे प्रभावित होती है, लेकिन दक्षिण सागर से मिल जाती है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? तो जो सीमाएं नहीं मिलती है वो है केन्या, ठीक है, केन्या। यानी लाटविया की सीमाएं जो है उत्तर में एस्टोनिया एवं बाल्टिक सागर व पश्चिम से बाल्टिक सागर, दक्षिण में लिथुआनिया एवं बेलूरुम तथा पूर्व में रूस से मिलती है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो ये निकटतम है जयपुर के, यानी कि खारे पानी का झील सांभर राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकट पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो जो निरस्त किया वो है लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था और इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया तथा स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत किया। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। यानी कि जैसे कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में पिछला सवाल 2-3 दिन पहले सवाल बताई थी, तो 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी भट्टाभी सितार मोया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए और 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जो वशीकरण वो है अर्थवेद, ठीक है, अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है और अर्थवेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साफ, वशीकरण, ब्याह, प्रेम, राजमार्ग, मातृभूमि आदि विविध विषयों के बारे में वर्णन है। और अर्थवेद जो है सभा एवं समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है, प्रजाति के 2 पुत्रियां कहा गया है इसे। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जो उत्तरदायी है वो है योजना आयोग। यानी कि भारतीय संविधान में योजना आयोग के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित देशों में से किस देश की प्राकृतिक सरहद भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तो जो नहीं जुड़ी हुई है वो है श्रीलंका। यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में बंगाल के पूर्व बांग्लादेश स्थित है और मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत के श्रीलंका से अलग करते हैं। निम्नलिखित समुद्री प्रवाहों में से किसे वर्म करेंट नाम से जाना जाता है? वर्म करेंट के नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है गल्फ स्ट्रीम को, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। ऊंचे वृक्षों वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्यतः में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं। यानी आर्द्र एवं शुष्क प्रकार के वनस्पति जिसमें उष्णकटिबंधीय ऊंचे वृक्ष होते हैं जो अफ्रीका में ज्यादातर पाए जाते हैं। मोरक्को की राजधानी, ठीक है, मोरक्को की राजधानी है तो इसकी राजधानी है रबात, ठीक है, रबात। दुनिया की कौन सी नदी सर्वाधिक जल राशि से समृद्ध है? तो जो जल राशि से समृद्ध है वो है अमेजन, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी जो दक्षिण अंटार्कटिक महासागर से गिरती है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी सर्वाधिक जल राशि समुद्र में गिरती है और इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी नदी मिस्र की नील है जो कि भूमध्य सागर से प्रभावित होती है और इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। अर्जेंटीना में स्थित है, तो अर्जेंटीना में जो स्थित है वो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यानी कि अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिका देश है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत से निकल रहा है? तो जो भारत से निकल रहा है वो है कर्कवृत्त, ठीक है। यानी कर्कवृत्त भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरात तक है। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई और टेलीविजन प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है, मतलब इसका कार्यक्रम जो है 1971 ईस्वी में, ठीक है, शुरू किया गया था। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु यानी कि अल्कालाइन अर्थ मेटल कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मैग्नीशियम को। यानी कि आवर्त सारणी के तत्व लिथियम जैसे Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और फ्रांसियम Fr के समूह के क्षार वस्तु जो है अल्कली मेटल्स कहते हैं और यह समूह आवर्त सारणी में से एक एस ब्लॉक्स में स्थित है और क्षार धातु समान गुण वाली में से मुलायम, चमकदार तथा मानक ताप एवं दाब और उच्च अभिक्रियाशील होती है और यह जो है कोमलता के कारण एक चाकू से आसानी से जो है कट जा सकती है। कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो कूलाम जो है प्रति सेकंड जो है वो एम्पियर के बराबर होती है। यानी कि विद्युत आवेश की गति का प्रभाव में होने पर उसे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और मात्रात्मक रूप से आवेश में प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका सही मात्रक एम्पियर है। इस कूलॉम प्रति सेकंड की दर से प्रभावित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे और इसका जो है अदिश राशि है, यह एक विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। ग्रेट बेयर, ठीक है, ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो ये जो है वो बना हुआ है 5। यानी मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में सप्तर्षि तारामंडल को अयर्सा मेजर यानी कि उर्सा मेजर, ग्रेट बेयर या बिग बेयर कहा जाता है। इस सब का अर्थ है बड़ा भालू होता है। इसे अमेरिका और कनाडा के बिग टिपर यानी कि बड़ा चमचा भी कहा जाता है। चीन में यह पेतुई कहलाता है और इसे फाल्गुन चैत्र महीने में श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह तथा के रूप में देखा जाता है और इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। ये तो हम लोग अपने आकाश में देखते हैं। एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूल की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के लिए अपने संबंधों पर निर्भर है। तो जो अपने संबंधों पर वो है प्रवाल, यानी कि प्रवाल भीतियां या प्रवाल शैली श्रेणी समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो कि प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट निर्मित होती है और यह इन छोटे जीवों के वास्तविकता होती है। और प्रवाल शैली श्रेणी उष्ण एवं उथले जलों सागर के विशेषकर प्रशांत महासागर में स्थित है और अनेक द्वीपों में सीमाप्य में बहुयता से पाई जाती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गया है न्यूटन से। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम प्रतिपादन न्यूटन से किया गया और सन 1686 ईस्वी में उन्होंने बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसे सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और न्यूटन ने इस नियम को 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपा में प्रकाशित करवाया था। बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? तो बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि उसमें तंतु धातु का वायुमंडलीय गैसों के संपर्क होने का तीव्र प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण कभी भी अगर बल्ब गिर के फूटता है तो बहुत ही तेज आवाज करता है। IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? वो है चावल। यानी कि IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है और IR24 जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजय, सकेत 4, जागृति आदि चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में हैं। और मैं फिर से वीडियो के बीच में बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा
जो मैं बता रही हूँ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं जो ये मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग इसको कितना ज़्यादा सफल बना रहे हैं मुझे ये पता चले, तो उससे मुझे जो है एक अलग ही हौसला मिलेगा। चलिए अब हमारा अगला है, एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और इनमें से 44 ऑटोसोम तथा शेष 2 लिंक गुणसूत्र होते हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो उसे जो है निशाना पानी के ऊपरी सतह पर लगाना चाहिए, यानी कि मछुआरा को मछली को पानी में मारने के लिए कोशिश करते समय निशाना पानी के ऊपर सतह पर लगाना चाहिए। अगर प्रकाश का अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली हमें अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो अगर हम लोग कभी किसी चीज़ को धोते हैं तो उस समय एक छड़ी यानी कि डंडे का प्रयोग किया जाता है, तो पीटा जाता है, तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो उसमें जो नियम लागू होता है वो है गति का पहला नियम, यानी कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाता है तो गंदगी धूल उसे पृथक हो जाती है और इस प्रक्रिया में न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होता है। कारण यह है कि छड़ी से बल में कालीन थोड़ा सा आगे पीछे गति करता है, परंतु धूल के कण अपने जड़त्व के कारण विराम की अवस्था से बने रहने की प्रवृत्ति रखते हैं और इस कारण कालीन अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्गम उपकरण नहीं है? तो नहीं है वो है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञता, ठीक है। यानी कि प्रकाशित लक्षण अभिज्ञता जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन निर्गम उपकरण, ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। जबकि इजेक्ट मृदक यानी इजेक्ट प्रिंटर प्लॉट, ठीक है, प्लॉटर तथा स्पीकर निर्गम उपकरण के अंतर्गत आते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो इसका नाम संबंधित है पेनिसिलिन से। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किलोवाट घंटा एक यूनिट है, वो है ऊर्जा का, यानी कि किलोवाट घंटा मात्रा के किलोवाट घंटा अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में एक घंटा के व्यय होती है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति किलो के मतलब वोल्ट और एम्पियर घंटा वाट घंटा ये सब जो है 1000 यानी कि ऊर्जा का यूनिट होता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्लीहा यानी स्प्लीन को, यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्स्पिल्स, ठीक है, का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में, और प्रोटीन आयरन विटामिन B12 और फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। और आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है और इसलिए यकृत की प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली, ठीक है, पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो वो कहलाती है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। दूध को दही में संगठित करने वाला एंजाइम है, तो वो एंजाइम है रेनिन, यानी रेनिन अपनी पूर्व अवस्था में प्रोरेनिन के रूप में होता है और जिसमें HCl सक्रिय रेनिन बदलता है। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन कैसिड को कैल्शियम पैरागैसिनेट और बदलकर दूध को दही प्रवाहित कर देता है, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं भी कोई चीज़ को छोड़ूँ ना, अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बट अगर कहीं कुछ गलत हो जाता है या कुछ पे गलती बोल देती हूँ तो आप लोग उसको बताइए ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। तो अगला हमारा प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ये अर्धचालक होते हैं चतुर्संयोजी, ठीक है, यानी शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन निज अर्धचालक कहलाते हैं, जो इसमें थोड़ा सा अपद्रव मिल जाता है और अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है।
निम्नलिखित तत्व में किसका लवण पटाखे में रंग उत्पन्न करता है? तो जो पटाखे में रंग उत्पन्न करता है वो है स्ट्राइसियम एवं बेरियम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी यहाँ पर हमारे पास 3 कथन है, इसमें हमें विचार करना है। जैसे पहला है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, और दूसरा है कॉलरा हैजा, ठीक है, कॉलरा हैजा नामक बीमारी जीवाणुओं से होती है, और एथलीट्स, ठीक है, एथलीट्स फुट एक ऐसी बीमारी है जो कि विषाणु के कारण होती है। तो जो इसमें हमें विचार करना है, और जो सही है वो है 1 और 2 दोनों, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीवर होती है और कॉलरा हैजा जीवाणु से होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारे पास 4 कथन है। जैसे तापमान के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग बढ़ता है, दूसरा वायु ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करता, तीसरा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है, और चौथा आयाम तथा आकृति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित होता है, ठीक है। तो जो इसमें है वो होगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यानी ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव नमी युक्त वायु के घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, और शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु की ध्वनि की चाल अधिक होती है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव, ठीक है, कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो वो जो गैस उत्पन्न होती है वो है ओजोन, ठीक है, ओजोन, यानी कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधि से निकलने वाली हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विषैले रसायनों के युक्त बादलों में निर्माण करता है, जिसमें ओजोन की भी शामिल होता है, और यह क्रम सूर्य के प्रकाश में घटित होता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हमारे पास 4 कथन है। जैसे दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता, विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, जड़ों में पीड़ा होना सक्रिय लक्षणों में से एक, विटामिन B1 के थायमिन के अभाव के कारण हृदयघात हो सकता है। तो जो इसमें कथन सही नहीं है वो है ए, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होती है, ठीक है, यानी दूध में विटामिन B1, B2, B6 तथा B12 पाया जाता है, लेकिन विटामिन बी नहीं होता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन जो है वो पहले से घटता है फिर बढ़ता है, यानी पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है जबकि आयतन न्यूनतम होता है। ऐसे जल पानी का संगत प्रसार के कारण होता है, यानी पहले घटता है फिर बढ़ता है। मैग्मा जो पृथ्वी के क्रस्ट की सपाटी तक पहुंचता है और उसे घटित करता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं लावा, ठीक है। अंटामीबा, ठीक है, अंटामीबा जिंजवालिस, ठीक है, जिंजवालिस कहाँ पर रहता है? तो ये जो है वो रहता है पायोरिया के परुक्षेद में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं एंटीबा जिंजवालिस एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि पायोरिया के परुक्षेद में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि 3:9 की तृतीय अनुपात, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल P है तो 6P4 का चतुर्थानुपात यानी 4th प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो जैसे 3:9 का तृतीय अनुपात है तो इसका 3 और 9 का तृतीय अनुपात, ठीक है। तो लिखेंगे 3 और 9 का तृतीय अनुपात इक्वल टू 9 गुना 9/3, ठीक है, 9/9 गुना इक्वल टू 27, ठीक है, यानी कि P इक्वल टू 27, ठीक है, P इक्वल टू 27। अब 6, 27, 4 का, ठीक है, 6, 27 और 4 का चतुर्थानुपात, ठीक है, लिखेंगे 6, 27 और 4 का चतुर्थानुपात इक्वल टू 27 गुना 4/6। तो 27 गुना 4/6 करेंगे और जितना आएगा उतना 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना बच गया? 18, 13, 18। अगला है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है जिसमें से 3500 छात्र लड़कियां और 35% छात्र लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत याद करें, ठीक है, यानी कि टोटल 100%, ठीक है, ठीक है,
जिसमें से कि 65% क्या है, लड़के हैं, ठीक है, और 35% लड़कियां हैं, ठीक है। 35% क्या है, लड़कियां हैं। अब अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत लिखेंगे, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो मैं बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मेन वर्ड्स को लिख रही हूँ। तो 65 गुना 20/100 प्लस, इसी लाइन में होगा पर स्पेस ना होने के कारण से मैं लिख रही हूँ 35 गुना 10/100, ठीक है, 10/100। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। यानी पहली छूट हमारी क्या हुई, 25%। इन टोटल का गुणा करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे, तो पहली छूट हमारी क्या हुई, 25%, ठीक है। तो टोटल जो हमारे हो गए, तो इसमें जो 90% लड़कियां और 80% लड़के हैं, तो इसको मैं तो सॉल्व की हूँ। तो आप लोग ये जो है इसमें 16.5, अब 16.5 कैसे हो गए, तो इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे, जो हमारा ये है 65 गुना 20/100 प्लस 35 गुना 10/100, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा 16.5%। कोई ग्राहक 10,000 रुपये में अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, 25% एकल छूट या 14% और 12% की 2 क्रमागत छूट। ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितना बेहतर है। तो यहाँ पर पहली छूट क्या है, 25% की है, ठीक है, और दूसरा क्रमागत छूट के लिए समतुल्य छूट, ठीक है, लिखेंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो पहला छूट है वो है 25%, ठीक है। दूसरी क्रमागत, ठीक है, लिखेंगे दूसरी क्रमागत छूट के लिए समतुल्य छूट। तो समतुल्य छूट इक्वल टू 14 प्लस 12 माइनस 14 गुना 12/100, ठीक है, 12/100, यानी कि 26 माइनस 1.68 इक्वल टू 24.32, ठीक है, 24.32। अब हमारा अंतर क्या है, अब हमारा अंतर जो है, तो अंतर है 25, अंतर इक्वल टू 25 माइनस 24.32 इक्वल टू 0.68%, ठीक है। अब राशि में अंतर, ठीक है, राशि में अंतर तो 10,000 गुना 0.68/100, यानी कि इन सबको कट करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 68 रुपये, ठीक है, 68 रुपये, 68 रुपये हमारे पास जो है वो आ गया। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो यहाँ है, जो कि इसको हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा जो प्रश्न है 3 1/5 भागा 4 1/2 और 5 1/3 माइनस 1/8 भागा 1/2, ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। उसके बाद है 1/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट 1/2 भागा 1/8 गुना 1/4, यानी ये हमारा जो प्रश्न है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे 16/5 भागा 9/2 ऑफ 16/3 माइनस 1/8 भागा 1/2 1/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट 1/2 गुना 8 गुना 1/4, ठीक है। यहाँ तक आप लोग
और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताई हूँ कि स्पेस ना होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ता है, बट आप लोग इसको नोट कीजिएगा। नोट करने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग इसको समझिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 16/5 भागा 16/5 भागा 24/1 माइनस 1/8 भागा 1/8, ठीक है, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 16/5 गुना 1/24 माइनस 1/8 भागा 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 16/5 गुना 1/24 माइनस 1 प्लस 1/4 इजक्वल टू 2/15 माइनस 1 प्लस 1/4 इजक्वल टू 8 माइनस 60 प्लस 15/60। ठीक है, नीचे 60 है यहाँ पर, इजक्वल टू 23 माइनस 60/60 यानी कि माइनस 37/60। कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। अपनी समान चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो जो माना कि रेलगाड़ी की समान चाल इक्वल टू x किलोमीटर घंटा। ठीक है, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल इक्वल टू x किलोमीटर घंटा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, 450 किलोमीटर और किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम लोग लिखेंगे कि 450/x माइनस 450/x प्लस 5 इजक्वल टू 1, यानी कि x पर 45 रखने पर संतुष्ट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 45 रखने पर अगर ये संतुष्ट है तो यहाँ पर 315 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा। ठीक है, 315 किलोमीटर। ठीक है, लिखेंगे कि 315 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय इक्वल टू 315 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय इक्वल टू, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो लगा समय इक्वल टू 315/45। तो 315/45 इसको कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 7 घंटा। ठीक है, 7 घंटा का जो है वो हमारा समय लगा। तो अब जो इसका वो होगा 7 घंटा। एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है का है, क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इक्वल टू, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इक्वल टू ब्रैकेट 3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, 9 ब्रैकेट इक्वल टू 9 ब्रैकेट 3 इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू 6। ठीक है, a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि 75 वस्तुओं की विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लगभग प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ प्राप्त करें। तो मानव वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपये। ठीक है, मानव वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपये। तो 625। ठीक है, यहाँ पर x है तो अब जो हम इसको करेंगे तो 625 माइनस x इक्वल टू x माइनस, सॉरी यहाँ पर इसको मैं
थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। मतलब मैं आपको बता दूं कि 75 वस्तुएं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी प्रतिशत हानि और लाभ को ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 60 वस्तुएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 60 वस्तुएं और 75 वस्तुएं। ठीक है, यानी कि 60:75 करेंगे। ठीक है, तो 60:75 करने में हमारा क्या आ जाएगा, 5:4। इन सबको डिवाइड कर देंगे तो 5:4। अब हमें हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हानि इक्वल टू 5 - 4 बटा 5 गुना 100 इक्वल टू 20% हानि। एक वस्तु को 625 रुपये में बिक्री करने के जितना मुनाफा होता है उतना ही नुकसान उसको 435 रुपये में बिक्री करने के से होता है। तो वस्तु की कीमत क्या होगी, तो वस्तु की कीमत जो है वो क्या होगी, तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपये। ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपये, यानी कि 625 माइनस x इक्वल टू x माइनस 435 टू x इक्वल टू 625 प्लस 435, यानी कि x इक्वल टू 1060 बटा 2, 1060 बटा 2 इक्वल टू 530 रुपये। एक का कार्य में 11 गुना 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी से 25% अधिक कुशल है और सी 20 की तुलना में 50% कुशल है। ए बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए बी सी क्षमता क्या है, क्षमता 100 और 125 है। क्षमता क्या है, 100 और 125 है। तो यहाँ पर 125 बटा 2 करेंगे, यानी कि 100 गुना 23 बटा 2, 23 बटा 2 इक्वल टू 100 प्लस, इसी लाइन में पर स्पेस ना होने की वजह से मैं ऐसे लिख रही हूँ, 100 प्लस 125 प्लस 125 बटा 2। ठीक है, 125 बटा 2 गुना x। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, यानी कि 2300 बटा 2 इक्वल टू 575 बटा 2 गुना x, यानी कि x इक्वल टू 4। अब ए बी सी द्वारा लिया गया समय क्या है, 4 दिन का। ए बी सी द्वारा लिया गया दिन क्या है, 4 दिन का। 23 संख्याओं का औसत 51 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ठीक 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। तो इसका मैं आपको बताई हूँ, और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को 1-2 सवाल देती हूँ कि आप लोग, इससे होता क्या है कि एक तरह से आप लोगों का टेस्ट भी हो जाता है और आप लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो आप लोग कितना ज़्यादा उसको समझ पा रहे हैं। तो बनाने से अगर आप गलत भी बनाते हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं, तो आप अगर सही बनता है तो भी कमेंट करके बताइए, सॉल्व हो जाता है तो, अगर नहीं होता है तो भी बताइए। मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बना करके। ठीक है, तो ये सवाल जो है आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में इससे जुड़े सवाल को बताई हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और मेरे वीडियो को देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ जो सवाल जो है, क्योंकि जितने भी मैं अभी आप लोगों को सवाल बता रही हूँ मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उससे होगा क्या कि उसको आप लोग देखेंगे तो आपको छोटे छोटे सवालों से ऐसे सवाल बनाने का जो है वो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार बनाकर देखिए, अगर बन जाता है तो ठीक है। ए किसी लक्ष्य पर 5 शटों में 4 बार निशाना साधता है, बी 4 शटों में 3 बार और सी 3 शटों में 2 बार निशाना साधता है। इस प्रक्रिया की गणना कीजिए। ए बी और सी लक्ष्य पर निशाना साध सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है, ए द्वारा लक्ष्य साधने की
प्रायिकता क्या है, ए द्वारा लक्ष्य लिखेंगे, ए द्वारा लक्ष्य साधने की प्रायिकता इक्वल टू 4/5, बी द्वारा लक्ष्य साधने की प्रायिकता इक्वल टू 3/4 और सी द्वारा साधने की प्रायिकता इक्वल टू 2/3 हो गया ए बी सी। ठीक है, अब सभी घटना क्या है, स्वतंत्र है, ए और बी और सी द्वारा संयुक्त रूप से लक्ष्य साधने की अपशिष्ट प्रत्येकता। ठीक है, क्या लिखे, ये तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी द्वारा संयुक्त रूप से लक्ष्य साधने की अवशिष्ट प्रायिकता यानी कि 4/5 गुना 3/4 गुना 2/3 इक्वल टू 2/5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। यदि 9 दर्जन नारंगी का मूल्य 216 रुपये है तो 32 नारंगी का मूल्य कितना होगा, तो 9 दर्जन यानी कि 9 गुना 12। ठीक है, 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं। नारंगियों का मूल्य क्या है, नारंगियों का मूल्य 216, यहाँ पर लिखेंगे कि 9 दर्जन यानी 9 गुना 12 नारंगियों का मूल्य 216 है, तो एक नारंगी का मूल्य लिखेंगे, एक नारंगी का मूल्य इक्वल टू 216/9 गुना 12 इक्वल टू 216/108। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया हमारे पास 2 रुपया। अब 32 नारंगियों का मूल्य, तो 32 नारंगियों का मूल्य 32 गुना 2 यानी 32 दूनी 64। ठीक है, 32 दूनी 64, 546 प्लस 222 भागा 6 गुना 9, प्रश्नवाचक चिन्ह के पास क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 546 प्लस 222 भागा 6 गुना 9, तो 546। ठीक है, 546 प्लस 6 से बाद 222 को भागा दे दिए तो 37 गुना 9 इक्वल टू 546 प्लस 300, 546 प्लस 333 इक्वल टू 879। कितने तरीके से 5 व्यक्ति 4 टंकियों में से पानी निकाल सकते हैं, यह मानते हुए कि कोई भी टंकी का काम में लिए बिना नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो प्रथम व्यक्ति द्वारा 4 टंकियों से पानी निकालने के प्रकार। ठीक है, प्रथम व्यक्ति द्वारा, ठीक है, लिखेंगे प्रथम व्यक्ति द्वारा 4 टंकियों से पानी निकालने के प्रकार इक्वल टू 4C1 इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ले 5 व्यक्तियों द्वारा 4 टंकियों में पानी निकालने के कुल प्रकार। ठीक है, अगला लिखेंगे कि चूंकि 5 व्यक्तियों द्वारा 4 टंकियों में पानी निकालने के कुल प्रकार इक्वल टू 4 गुना 4 गुना 4 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो 4 गुना यानी कि 4 के पावर 5, 4 के पावर 5। ए बी से उम्र में तेगुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की 2 गुनी थी। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा, तो बी और सी की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, माना ए की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, माना ए की वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष। तो अब बी की आयु, तो बी की आयु क्या कर देंगे x/3, बी की आयु इक्वल टू x/3 वर्ष। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे x + 4 इक्वल टू 31 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष में बात बोल रहा है, तो इसलिए लिखेंगे कि x + 4 इक्वल टू 31 वर्ष, यानी कि x इक्वल टू 31 - 4 कर देंगे तो 27 वर्ष। ठीक है, 27 वर्ष। अब b की आयु इक्वल टू क्या लिखेंगे, b की आयु इक्वल टू x/3 इक्वल टू 27/3, तो 27/3 इक्वल टू 9 वर्ष। ठीक है, हो गया 9 वर्ष। बी की आयु हो गई 9 वर्ष। अब सी की वर्तमान आयु, तो ये माना है यदि सी की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष, माना है सी की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष, तो y - 4 यानी 4 वर्ष यहाँ पर बोल रहा है, तो 4 इक्वल टू 2x - 4। ठीक है, x - 4 यानी कि 2 27 - 4।
ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इसमें जो कथन है उसे हमें सॉल्व करना है और जो कथन सही नहीं है उसे करना है। तो हम इसको बनाएंगे जैसे कि 16 पर 5/6 और 7/8 इस तरह से है। तो इसको हम लोग जो है डिवाइड करते जाएंगे और डिवाइड करने के बाद लिखेंगे। तो इसमें जो बड़ा है उसको पहले छोटा, उसके बाद इस तरह से इसको लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्व करेगा, जो सबसे इसमें कथन सही नहीं है वो एक कथन सही नहीं है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। अंकित मूल्य पर 12 गुना 1/2% का बाटा देकर 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य P है, ठीक है, यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य P है तथा X% क्या है, उसे छूट देने के बाद Y% क्या है, लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य P है तो P गुना 100/100 माइनस X और प्लस Y इज इक्वल टू 200, ठीक है। 200 इसी लाइन में होगा, 200 गुना 100 माइनस 25/2। इसको मैं थोड़ा फिर से मिटा कर अच्छे से लिख दूँ। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य P है तथा X% छूट देने के बाद Y% लाभ, तो यानी कि P गुना 100 माइनस X और 100 प्लस Y इज इक्वल टू 200 गुना, ठीक है, 200 गुना 100 माइनस 25/2, ठीक है, बटा 100 प्लस 25, ठीक है, यानी कि 200 गुना, ठीक है, 175/2 गुना 1/125 यानी कि 140 रुपया। 1000 रुपये पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर समतुल्य एकल बट्टा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, एकल बट्टा, यानी लिखेंगे कि 30 + 10, ठीक है, 30 + 10 माइनस 30 गुना 10/100 इज इक्वल टू 37%, ठीक है। अब जो हमारा अंतर है 1000 का, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 का यानी कि 40 माइनस 37%, यानी कि हमारा क्या आ गया 3%, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इज इक्वल टू 1000 गुना 3/100, 1000 3 गुना 1000 गुना 3/100 कर दिया, यानी 3000/100 करेंगे, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 30 रुपये। अगला प्रश्न है P, Q तथा R के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है और उनमें से क्रमशः 10, 15, 20%, ठीक है, 10%, 15% और 20% वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो उनका वेतनों का नया अनुपात, ठीक है, तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, अपशिष्ट अनुपात तो हमारे पास है 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 110/100, ठीक है, 100 अनुपात 4 गुना 110/100 अनुपात 5 गुना 110/100, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 3 गुना 110 अनुपात 4 गुना 110 अनुपात 5 गुना 110। यहाँ पर तो ये तो हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुना करने के बाद जो है वो 3 गुना 110 अनुपात 4 गुना 115 होगा, ठीक है, अनुपात 5 गुना 120, ठीक है। यानी तीनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इन तीनों को गुना करने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 33 अनुपात 46 अनुपात
अच्छे से मैं लिख दूँ 33:46:60। यदि एक वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या 10% की कमी कर दी जाती है तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो इस पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी आपको बताई हूँ कि प्रतिशत को किस तरह से हम लोग एक छोटा सा ट्रिक से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अपशिष्ट प्रतिशत प्रभाव, तो लिखेंगे 15 -10 -15 गुना 10/100। ठीक है, 10/100 इक्वल टू 15 - 10 - 15, 15 - 10 - 15। ठीक है, प्रतिशत। इस तरह से यानी कि टोटल हमारा क्या आ जाएगा 35% का जो है हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 35% की क्या होता है हमारे पास 35% का नहीं 3.5। ठीक है, 3.5 की वृद्धि। 43 - 7 गुना 2 + 8। ठीक है, बटा 10 - 6/2। प्रश्नवाचक चीज के पास क्या आएगा। ठीक है, तो 43 - 7 गुना 2 + 8 इतना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तो हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसको लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे 43 - 14, 7 गुना 2 तो 14 होता है, और +8। ठीक है, +8 बटा 10 - 3। ठीक है, 10 - 3 यानी कि 51 - 14/7 इक्वल टू 37/7 इक्वल टू 52/7। ये हमारा आ गया इसका। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी माना कि प्रथम संख्या n है। ठीक है, तो योग इक्वल टू n। ठीक है, एंड n + 1/2। ठीक है, तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग इक्वल टू 30 गुना 30 + 1/2 इज इक्वल टू 30 गुना 31/2 इक्वल टू, गुना करने के बाद जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 465 आ जाएगा हमारा। 1800 रुपये का 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपये, तो सूत्र कैसे दर। ठीक है, तो सूत्र से दर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे कि सूत्र से दर इक्वल टू ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, मूलधन गुना समय, यानी कि 200 गुना 100 बटा 1800 गुना 4। ठीक है, इन सबको गुना कर देंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके बता दूं कि 200 गुना 100 यानी कि 20,000 बटा 1800 गुना 4 यानी कि 7200। ठीक है, अब क्या करेंगे 20,000 डिवाइड 7200, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, करने के बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/9 यानी कि 7/9%। यदि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर 7 शेष बचते हैं तो इसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, यानी जिस संख्या में 16 से भाग देने से 7 बचता है तो उसी संख्या में 4 से भाग देने के लिए शेष में ही 4 से भाग देना, यानी कि 7/4 कर देंगे, 7/4 कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या बचा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाला शेषफल दूसरे भाजक से क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 होगा।
दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रम से 5 और तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों का वायुक्रमों का योगफल होगा। तो इसके होगा 13/36। और जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो मैं आपको दो सवाल दी हूँ, एक इसके पहले और एक अभी। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं होगा तो भी बताइएगा। तो ये हो गया। उन घनों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देख यहाँ पर जो बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर है ATF FYC CAJ, इस तरह से हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा उन घरों का चयन करना है जो कि लाइनों को मोड़कर बनाया जा सकता है, तो वो है केवल A और B। A और B ही ऐसी है जिसको हम लोग मोड़कर बना सकते हैं, A और B। तो हमारा अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित नहीं है जो नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जैसे 64, 91, 118 है, ठीक है। तो 64 में कितना प्लस करेंगे कि 91 आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें प्लस करेंगे 27, यानी 64 27 प्लस किया तो 91, 91 में फिर 27 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 118। उसी तरह से इन सबको जोड़ेंगे, इसमें 27 जोड़ेंगे, 27 जोड़ने के बाद कितना इसमें कौन कौन जो है वो सही होता है और कौन नहीं होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि A B तथा D, ठीक है। A B और D जो है इन तीनों में हम लोग 27 जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे 55 प्लस 27, तो 55 प्लस 27 इक्वल टू 82 और 82 प्लस 27 इक्वल टू 109, ठीक है। उसी तरह से 48 प्लस 27 इक्वल टू 75 और 75 प्लस 27 इक्वल टू 102। इसी तरह से तो और इसमें जो भीड़ है वो है, इसमें भीड़ जो है 46 73 101 है, क्योंकि 46 73 101 मैं आपको बता दूं तो 46 में 27 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 73 तो आएगा, लेकिन 73 में 27 प्लस करेंगे तो 101 आएगा, नहीं आएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 28 प्लस करेंगे तब जाकर 101 आएगा। तो ये भिन्न है। एक निजी टैक्सी कंपनी तय की गई दूरी के आधार पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क लेने के साथ एक ही तय शुल्क भी वसूल करती है। 24 किलोमीटर के सफ़र के लिए 368 रुपये और 32 किलोमीटर के सफ़र के लिए 464 रुपये का भुगतान कंपनी को किया गया। तो एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर के सफ़र के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो माना कि तय शुल्क क्या है, X रुपये है, ठीक है। तय शुल्क इक्वल टू X रुपये और प्रति किलोमीटर शुल्क इक्वल टू Y, ठीक है। प्रति किलोमीटर शुल्क क्या है, Y रुपये। अब हमारे पास क्या है, तो X प्लस 24, ठीक है। X प्लस 24 Y इक्वल टू 368, X प्लस 32 Y इक्वल टू 464, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। यानी कि 8Y इक्वल टू, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8Y इक्वल टू 96 और Y इक्वल टू 12, ठीक है। 8 से 96 को डिवाइड कर देंगे तो 8 इक्वल टू 12 आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब X इक्वल टू 368 माइनस 24 गुना 12, 368 माइनस 288 इक्वल टू 80, यानी 15 किलोमीटर की यात्रा, 15 किलोमीटर की यात्रा की लागत, ठीक है। 15 किलोमीटर यात्रा की लागत इक्वल टू X प्लस 15 गुना Y इक्वल टू 80 प्लस 15 गुना 15 गुना 12, 80 प्लस 15 गुना 12, यानी कि 80 प्लस 180 इक्वल टू 260 रुपये, ठीक है। दिए गए रेख के वृत्त अग्रामी जड़ों के निरूपित करता है, त्रिभुज व्यवासियों को निरूपित करता है और आयतन स्नातकों को निरूपित करता है। रेख के ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो उन ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या जो स्नातक नहीं है और वृत्त में एक त्रिभुज का उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो कि आयत से रहित हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, 8 है।
नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। यानी परिस्थितिकी, मांसपेशिया विज्ञान, त्वचा विज्ञान और नेत्र विज्ञान। तो मैं आपको बता दूं कि परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी में जीवों को, पौधे और जंतुओं एवं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में स्वास्थ्य विज्ञान के शाखाएं हैं। ठीक है, तो इसमें भिन्न है। अक्षरों के उस संयोजन को चुने जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो जो श्रृंखला को पूरा करेगा, जैसे आर है, आर के बाद यहाँ पर एम, एम भी क्यू एल। ठीक है, एम आर एम भी क्यू एल, फिर यहाँ पर होगा आर। ठीक है, आर आर एम भी यहाँ पर क्यू। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी भी, यानी एम आर क्यू भी आई भी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में स्वाकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो दी गई जो आकृति आएगी वो ए आकृति आएगी। ठीक है, अगला है, यदि दर्पण को दिए गए चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाता है तो दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित करें। ठीक है, सही चयनित करना है। यदि दर्पण पे पी क्यू को रखा जाता है तो सही दर्पण प्रतिबिंब के रूप में उत्तर आकृति यानी कि इस पर होता है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दी गई आकृति में छोटे और बड़े त्रिभुजों को मिलाकर कुल 11 त्रिभुज है। ठीक है, पालने में एक बच्ची की ओर संकेत करते हुए श्रीपद ने कहा, वो मेरे पिता की माँ की इकलौती बड़ी बेटी की बेटी है। तो बताइए कि उस बच्ची की माँ पर श्रीपद का क्या संबंध है। जो श्रीपद के पिता की माँ यानी श्रीपद की दादी की बेटी और श्रीपद की बुआ की बेटी, वह बच्ची पालने में है। यानी कि इसमें स्पष्ट है कि बच्ची की माँ श्रीपद की क्या है, बुआ है। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो जो इसमें जैसे कि यहाँ पर 28 और 163 है। ठीक है, यानी कि 28 गुना 6 माइनस 5, तो यानी 28 छक्का 168 माइनस 5 इक्वल टू 163। ठीक है, ये पहला हो गया। उसी तरह से 1691 है। ठीक है, 1691, तो 16 गुना 6 माइनस 5। ठीक है, यानी कि 96 माइनस 5 इक्वल टू 91। ये हो गया दूसरा कॉलम, यानी बी, ऑप्शन बी। अब सी 27 और 82। ठीक है, 27 और 82, तो 27 गुना 6 माइनस 5, तो 27 छक्के 162 माइनस 5 इक्वल टू 157। तो इसमें जो असंगत है वो है सी। और चलिए डी को भी मैं बता दूं, तो 22 और 127 है, तो 22 गुना 6 माइनस 5। ठीक है, तो 22 6 का 132 माइनस 5 इक्वल टू 127। ठीक है, तो इसमें असंगत क्या है, 27 82, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, नीचे दी गई आकृति को कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा। तो कागज को खोलने पर वो इस तरह से दिखेगा। दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे मेड PHGZ SKF VNBR। ठीक है, तो ये क्या है, दी गई अक्षर श्रृंखला क्या है, न्यूनतम, यानी कि ये M के 3 अंक के बाद P। ठीक है, P के 3 अंक के बाद S, S के 3 अंक के बाद V और V के 3 अंक के बाद क्या आता है, Y। ठीक है, E के 3 अंक के बाद H, H के 3 अंक के बाद K और K के 3 अंक के बाद N और N के 3 अंक के बाद MNPQ। ठीक है, N के बाद N के ठीक 4 अंक बाद J आता है। ठीक है, और J के ठीक 4 अंक बाद F आता है, F के बाद 4 अंक बाद B और B के 4 अंक के बाद क्या आता है, X। ठीक है, उसके बाद D के 4 अंक बाद Z, Z के 4 अंक के पहले V और V के 4 अंक R और R के 4 अंक पहले क्या आता है, N, यानी कि YQXN। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान 3, 20, 38, 52, 75, 82, 114। ठीक है, 3, 20। ठीक है, तो 3 और 38 है, तो क्या करेंगे, 3 प्लस 35 करेंगे, 3 प्लस 35 तो 38। ठीक है,
3+35 करेंगे 38, 38+37 करेंगे, 38+37 तो 75, ठीक है। 75+39 करेंगे, 75+39 तो 114, ठीक है। 114, 52 प्लस, अब आया 52+30 करेंगे, 52+30 करेंगे तो 82, ठीक है। और उसके बाद 52 प्लस और 20+32 करेंगे तो 52, ठीक है, हो गया। उसके बाद 82+28 करेंगे, 82+28 तो क्या आएगा 110। वह विकल्प चुने जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित, यानी 12, 14, 143, यानी 12 गुना 14, ठीक है, 12 गुना 14 माइनस 12 प्लस 14 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 168 माइनस 25 इक्वल टू 143, ठीक है। इसी तरह से इन चारों को बनाएंगे तो जो इसमें एक दूसरे से संबंधित संख्या हो उसे, तो इसी तरह से चारों ऑप्शन को करेंगे और जो इसमें है वो हो जाएगा हमारा 15, 19, 252। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्हों का स्थान परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। तो चलिए इसमें हमारा सवाल के 156 माइनस 13 प्लस 9 गुना 18 भागा 5 इक्वल टू 169, ये हमारा सवाल है। अब इसको हमें बदल देना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 156 भागा 156 भागा 13 प्लस 9 गुना 18 माइनस 5 इक्वल टू 169, ठीक है। तो यानी 12 प्लस 162 माइनस 5 इक्वल टू 169। तो जहाँ पर दो चिन्हों का बदल दिए, वो क्या हो गया, भागा और माइनस का। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत, उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। जैसे रेडमी, जैसे RDMI, फिर FHWU TFKGJNCQ, इस तरह से है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो इसमें जो है कि चारों अक्षर को जो करवा के योगफल आता है वो 44 आता है, ठीक है। यानी कि R जो है अल्फाबेट का 18वें स्थान पे आता है, D जो है 4ठे स्थान पे आता है अल्फाबेट में, M जो है तो 13वें स्थान पे आता है और I जो है वो 9वें स्थान पे आता है, 9वें स्थान पर। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 44, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से F जो है तो F क्या आता है, 6वें स्थान पे आता है, H 8वें स्थान पे आता है, W जो है तो W जो है वो 23वें स्थान पर आता है और U जो है वो 21वें स्थान पर आता है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 58 आ जाएगा। उसी तरह से फिर T है तो T 20वें स्थान पर आता है, F जो है F जो है 6ठे स्थान पर आता है। उसके बाद K जो है तो K 11वें स्थान पर आता है और उसके बाद G जो है वो 7वें स्थान पे आता है, यानी कि ऐड कर देंगे हम इसको तो 44 आएगा। उसी तरह से JNCQ है तो ये क्या है, J 10वें स्थान पर आता है, ठीक है, 10वें स्थान पर। 14 स्थान पर N आता है, तीसरे स्थान पर C आता है और 17वें स्थान पर Q आता है। तो इन सबको फिर ऐड किया तो 44। तो इसमें जो भिन्न आया वो कौन सा आया, C। यहाँ पर जो भिन्न आया वो B आया, ठीक है, यानी कि FHWU। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द के शब्दों के मध्य, यानी टिंटोमीटर और रंग, ठीक है। तो जिस प्रकार टिंटोमीटर से रंग की माप करते हैं उसी प्रकार प्रोटेक्टर से कोण की माप करते हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, यानी कि 656। तो 656 है, फिर 573 है, उसके बाद 731 है, उसके बाद
802 है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इसमें इससे अलग है वो है 731। ठीक है, 731, क्योंकि 27 के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, 27 के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 729 प्लस 2 यानी कि 731। और इसी तरह से सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, किसी विशेष कूट भाषा में काऊ को ZRF के रूप में और डॉग को JRG के रूप में लिखा जाए, उसी भाषा में रैट को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे काऊ, ठीक है, तो C के 3 अंक के बाद F आता है। ठीक है, O के 3 अंक के बाद R आता है, W के 3 अंक बाद Z आता है। ठीक है, तो ZRF लिखा है। डॉग उसी तरह से 3 अंक के बाद वर्ड आए हैं, उसी तरह से रैट को WDU में लिखेंगे। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कनाडा, ओटावा और क्यूबा। यानी जिस प्रकार कनाडा की राजधानी ओटावा है उसी प्रकार क्यूबा की राजधानी हवाना है। वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति से सन्निहित आकृति को घुमाना नहीं है। तो दी गई आकृति में जो है वो ये आकृति होगी जिसे घुमाना नहीं है। तो वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम को दर्शाता है जिस प्रकार में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। टोपोलॉजी, टॉपर, टॉर्नेस, टुगेदर और टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले टुगेदर, फिर ठीक है, पहले क्या आता है, आदमी पहले लोग टुगेदर होते हैं, फिर उसके बाद टॉर्नेस होते हैं, उसके बाद फिर टुमारो। ठीक है, टुमारो, उसके बाद फिर टोपोलॉजी और फिर टॉपर। यानी कि इसे हम लोग सही क्रम में दर्शाएंगे 4 3 5 1 2। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वो समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष प्रदत्त कथनों के तात्कालिक रूप से अनुसरण। यानी कथन है सभी पेंसिल इरेजर है और कुछ स्पॉनर पेंसिल है, कुछ स्पॉनर इरेजर है, सभी पेंसिल शार्पनर है। और इसमें जो इसे हमें सही करना है तो इसमें इरेजर, पेंसिल और शार्पनर, ठीक है, तो केवल एक जो है वो अनुसरण करता है, यानी कुछ शार्पनर इरेजर है। किसी विशेष कूट भाषा में मिंट को 224 और फैंसी को 245 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो उसी भाषा में कॉन्टूर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, सेंटर को। तो ठीक है, तो इसे हम लोग किस भाषा में, तो जैसे मिंट जो है 4 अक्षर है, यानी कि अल्फाबेट के नंबर के अनुसार है। ठीक है, एम जो है वो 13 पे, आई 9, एन 14वें और टी 20वें स्थान पर। और टोटल आने के बाद इसमें 4 से हम गुना कर देंगे, 4 है, 4 अक्षर का है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 224। फैंसी जो है तो एफ 6ठे स्थान पर, ये पहले, एन 14 और सी तीसरे और वाई 25वें स्थान पर है। सभी को जोड़ने के बाद उसमें 5 से गुना कर देंगे तो 245 आ जाएगा। उसी प्रकार जो है कॉन्टूर जो है वो 7 अक्षर का है तो सी तीसरे स्थान पर, वो 15वें स्थान पर, ए 14 पर, टी 20, ओ 15, यू 21 और आर 18। टोटल प्लस करने के बाद 7 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 742। ठीक है, 742। लुप्त संख्या ऐसे भरिए ताकि तात्कालिक समानता बनी रहे, यानी जो लुप्त संख्या है उसमें हमें सही भरना है। ठीक है, यानी कि 14 गुना 12 कर देंगे। ठीक है, 14 गुना 12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 168, और 168 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 84। ठीक है, ये हो गया पहला कॉलम। अब दूसरा है, ठीक है, तो दूसरा में 14 गुना 9 कर देंगे तो 14 9 126, और 126 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 63। अब इसी तरह से दूसरा कॉलम है तो 24 गुना 13 भागा 2 कर देंगे, यानी 312 भागा 2, यानी कि 156। निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि युद्ध और बर्बादी के बीच है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार बर्बादी का कारण युद्ध है उसी प्रकार जलाने का कारण आग है। ठीक है, आग और जलना। जिस प्रकार मक्खन संबंधित है दूध से उसी प्रकार धातु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार तापमान को जिस प्रकार दूध से मक्खन प्राप्त होता है उसी प्रकार अयस्क कच्ची धातु से धातु प्राप्त होता है, यानी अयस्क से। थर्मामीटर और तापमान में जो संबंध है वही संबंध इनमें से किस जोड़े सदस्यों के बीच है। तो जिस प्रकार
तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार भार को मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उस शब्द युग्म में को चुनिए जिसके शब्दों के बीच का संबंध अन्य युग्मों के संबंध में भिन्न है। यानी कि घर में कमरा होता है, वृक्ष शाखाएं होती है, हाथ में उंगली होती है, और उसी प्रकार मेज और कुर्सी का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। मेज और कुर्सी का संबंध जो है स्थापित नहीं किया जा सकता। दिए गए श्रेणी में कौन सा पद गलत है? यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13। 3, 5, 7, 9, 11, 13 है। ठीक है, तो दी गई श्रेणी में 9 को छोड़कर शेष क्या है? संख्या बढ़ते हुए क्रम में अभाज्य संख्या है। तो इसमें कौन सा है? 9। दया का भाई अनिल है, दया चंद्रा का पुत्र है, विमान चंद्रा के पिता है। रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि अनिल चंद्रा का पुत्र है और विमान चंद्रा का पिता है, तो अनिल विमान का क्या हुआ? पौत्र। दी गई श्रेणी में अगला अंक क्या होगा? 2, 3, 5, 9, 17। ठीक है, तो 2 + 1 किए तो 3, 3 + 2 किए तो 5, 5 + 2, 5 + 4 किए तो 9। ठीक है, 9 + 8 किए तो 17, और 17 + 16 करेंगे तो 33। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह अन्य 3 अक्षर समूहों से भिन्न है? JIHGFKLMNO TSRQPEDCBA। ठीक है, तो यहाँ सभी अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर विपरीत क्रम में व्यवस्थित हैं। क्या है? विपरीत क्रम में व्यवस्थित है। तो यहाँ पर जो अक्षर समूह 3 से भिन्न है वो है KLMNO, बाकी सब विपरीत है। ये जो है वो लाइन से है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित दिन चार: मंगलवार, रविवार, बुधवार। तो जिस प्रकार मंगलवार के 2 दिन पूर्व रविवार होता है, उसी प्रकार बुधवार के 2 दिन पूर्व सोमवार होता है। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? तो 1996 लीप वर्ष है और इसमें से 52 सप्ताह तथा 2 दिन अधिक होते हैं। तो 12 जनवरी 1996 को बुधवार था, तो अगले वर्ष उसका जन्म जो है वो शुक्रवार को होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनें। पक्षी, उड़ान और सांप। जिस प्रकार पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान, उसी प्रकार सांप रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द: राष्ट्रपति, देश और राज। ठीक है, तो जिस प्रकार देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, उसी प्रकार राज्य का सर्वोच्च पद राज्यपाल पर होता है। वह युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्दों में वही संबंध है जो दिए गए शब्दों: दर्द और औषधि। तो जिस प्रकार दर्द दूर करने के लिए औषधि दी जाती है, उसी प्रकार दुख दूर करने के लिए सांत्वना दी जाती है। यदि क्रेटिन शब्द का कूट XVIGZRM तो मुंडने का कूट होगा। तो इसका कूट होगा, यहाँ जो है शब्द अक्षर वर्णमाला विपरीत वर्ण कूट में लिखा गया है। ठीक है, तो विपरीत में लिखा गया तो NFMWZM भी। ठीक है, इसका होगा। विजातीय शब्द को ज्ञात कीजिए। यानी मैं आपको बता दूं कि विजातीय यानी अन्य सभी भार मापने के मात्रक है, जबकि मीटर दूरी मापने के है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 4, 14, 45, 139 और 22। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1272, जो मैं अभी बताई हूँ। तो इसको आप लोग खुद से समझिएगा कि कैसे हुआ है। यदि एक भाषा में पानी को काला कहा जाए, काले को पेड़ कहा जाए, पेड़ को नीला कहा जाए, नीले को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को मछली कहा जाए, तो उसी भाषा में आकाश का रंग क्या होगा? चूंकि आकाश का रंग नीला होता है और यहाँ नीले का वर्षा कहा गया है, अतः आकाश का रंग वर्षा है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़कर सीधा चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब जो है वो पश्चिम दिशा में चल रहा है। प्रातः काल में सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए। विक्रम की परछाई उसके ठीक बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, तो शैलेश की मुंह किस दिशा में है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सूर्योदय पूर्व में होता है और परछाई पश्चिम की ओर होगी, तो विक्रम की परछाई उसके बाएं हाथ और पैर पड़ रही है, तो विक्रम का मुंह उत्तर की ओर होगा। और
विक्रम का मुंह उत्तर की ओर होगा, लेकिन विक्रम की शैलेश एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं तो शैलेश का मुंह दक्षिण दिशा में। यहाँ पर पूछा है शैलेश का मुंह तो दक्षिण दिशा में। और हम लोग खुद खड़े होंगे एक दूसरे के साथ इस तरह से, तो हमें पता चल जाएगा। किसी कुट भाषा में कंट्रीब्यूट को RTNOCI मतलब रेंटिक्रिप्ट लिखा जाता है, उसी भाषा में प्रोविजन को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में उसे हम लोग लिखेंगे। अगला है यदि कैट एवं बॉट क्रमशः XZG और YLZG लिखे जाते हैं, उसी भाषा में एक को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में एक को भी TT लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब जो है वो अल्फ़ाबेट के उल्टे क्रम में लिखे गए। एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है? तो लड़की की माँ राजन की बहन हुई और फोटो वाली लड़की राजन की माँ यानी कि नातिन हुई। इस समूह के संबंध नहीं रखने वाला कौन सा है? तो गुफा, झोपड़ी, कुटिया और घोंसला। तो घोंसला पेड़ों पे बनाए जाते हैं, अन्य सभी मनुष्य के निवास है। ठीक है, इस समूह से संबंध नहीं रखने वाला कौन सा है? तो तोता, कौवा एवं चिड़िया पक्षी है, जबकि चमगादड़ स्तनपायी है। तो वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो में किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या कोई शब्द बोलने में मुझसे गलती हुई हो तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ और मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँ हर शब्द को, हर प्रश्न को। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।